हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस फ्रेंड्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल आपका ये एग्जामिनेशन फाइनली होना है। क्रिप्को फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन है। बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तो आपकी जीत निश्चित है। बस आपने पूरा मन बना के जाना है, अपने पे भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। डेफिनेटली सारी चीजें अच्छी होंगी। एक चीज जरूर है कि डिफिकल्टी लेवल होगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल। क्वेश्चन अगर आपको नहीं होंगे तो ये मत सोचिएगा कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं हो पाएगा। ये जरूर सोचिएगा कि जब आपसे नहीं हो रहा है तो किसी और से भी कैसे हो सकता है। तो अपने पे पूरा भरोसा बनाए रखिएगा। ये मान लीजिए कि आपसे ज्यादा कोई भी बुद्धिमान नहीं है एग्जाम के टाइम पे, बट उससे पहले जितनी हो सकती है उतनी प्रिपरेशन कीजिए। और अभी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपसे वीडियो से ज्यादा आप क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के थ्रू या फिर डिफरेंट टेस्ट के थ्रू दे सकते हैं, तो उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में, कॉपरेटिव्स वाली वीडियो में, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि क्रिप्को की प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ लोकेटेड है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हजीरा गुजरात में है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में भी है और साथ ही साथ सुर ओमान में भी है। बट जो मेन प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो हजीरा गुजरात में है। बाकी सारी चीजों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइए। क्रिप्को का फुल फॉर्म कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है। इस पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे इतने सारे लेटर्स हैं, बट यहाँ पे केवल 4 वर्ड्स हैं, ये चीज ध्यान रखना है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाने के लिए दो या दो से ज्यादा स्टेट में प्रेजेंस होनी चाहिए। अप्रैल 1980 में ये बना था। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, अगर आप देखेंगे 9478 से भी ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। हजीरा गुजरात में इसकी मेन प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इसके अलावा आप देखेंगे क्रिप्को फर्टिलाइजर लिमिटेड फैसिलिटी शाहजहांपुर में है। ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी जॉइंट वेंचर है क्रिप्को का, जिसकी फैसिलिटी ओमान में है। ओके, प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स हैं और बायो फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, कंपोस्ट है, हाइब्रिड सीड, बीटी कॉटन है। पेस्टिसाइड्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी कॉपरेटिव्स, फर्टिलाइजर कॉपरेटिव्स की तरह क्रिप्को वर्क करता है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉनसून इज ऑल्सो नोन एज रिट्रीटिंग मॉनसून। आप सभी को पता है कि मॉनसून जो आता है, अभी जैसा कि न्यूज़पेपर में आ रहा है कि मॉनसून डिलेड है बाय 4 और 5 डेज, तो हम उसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। बट यहाँ पे पूछा है रिट्रीटिंग मॉनसून किसे कहा जाता है। रिट्रीटिंग मतलब जाता हुआ मॉनसून। ऑप्शन साउथ वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या फिर नन ऑफ द। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को रिट्रीटिंग मॉनसून कहा जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो विंड वेलोसिटी को मेजर करता है। ऑप्शन है विंड वेन, एनीमोमीटर, स्पीडोमीटर, अल्टीमीटर। कंफ्यूजन होने के लिए ये तीन ऑप्शंस काफी हैं। आपको ये श्योर रखना है कि जो विंड वेलोसिटी की बात की गई है तो वो एनीमोमीटर या फिर कप एनीमोमीटर के द्वारा ही मेजर होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि विंड वेन, स्पीडोमीटर और एल्टीमीटर का क्या फंक्शन है। The rate at which the temperature changes as air rises or falls is termed as। जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है अर्थ सरफेस से ऊपर, वैसे वैसे टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस जितने भी मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट में, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हर एग्जामिनेशन में और कई कई बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि जैसा यहाँ पे पूछा गया है वैसा आएगा। डेफिनेटली वैसा नहीं ही आएगा। The rate at which the temperature rises or falls is termed as adiabatic lapse rate। Dry adiabatic lapse rate 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। Dash is a key factor for successful crop production and it is a measure of capacity of soil to supply the plant nutrients। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हमें हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि मेजर क्या है कैपेसिटी ऑफ सॉइल का टू सप्लाई द प्लांट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई का मेजर, ये पूछा गया। ऑप्शंस दिया आपको, सॉइल टेक्सचर, ठीक है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, नहीं सही होगा। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी में से कोई एक होगा। कंफ्यूजन आपको होगा, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बात की गई उस कंटेक्स्ट में कि सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स ओनली, बाकी चीजों की बात नहीं की गई है। तो सॉइल फर्टिलिटी इज अ की फैक्टर। देन एक ऐसी कंडीशन प्लांट में ब्रॉट अबाउट थ्रू द लैक ऑफ सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट्स एंड इज नॉट इजीली डिटेक्टेड बाय आउटवर्ड अपीयरेंस। कई बार ऐसा होता है कि इसेंशियल एलिमेंट्स, आप सभी को पता है इसेंशियल एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को इसेंशियल तभी हम कहेंगे जब उसकी कमी के बिना
प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही ना कर पाए ना। आपने एसेंशियलिटी क्राइटेरियाज पढ़े होंगे, 3 क्राइटेरिया में से ये इंपॉर्टेंट है कि उसके एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, तभी वो एसेंशियल है। बट कई बार ऐसा होता है कि उसकी कमी फिनोटिपिकली या फिर जो हमारी नेकेड आइज हम देख सकते हैं हमें नहीं दिखती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है लग्जरी कंजम्पशन, थ्रेशोल्ड लेवल, टॉक्सिक लेवल या हिडन हंगर। हिडन हंगर इज द करेक्ट आंसर। हिडन हंगर होता है, दिखता नहीं है बट वो हंगर है। Next question is, according to the mobility of element in the soil, which of the following is considered as a immobile in soil? Immobile in soil कौन सा कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन से आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है। मेजर हमेशा याद रखिए एनपीके फॉर्म में अगर आपको दिया जाएगा तो नाइट्रोजन सॉइल में मोबाइल होता है, पोटेशियम होता है, बट फास्फोरस मोबाइल नहीं होता है, याद ध्यान रखिए। H2PO4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मोबाइल होते हैं सॉइल में। इसके अलावा जिंक भी मोबाइल नहीं होता है। यूरिया कंटेन्स नाइट्रोजन इज, यूरिया जो है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में रखता है या अवेलेबल जो होता है उससे पहले वो किस फॉर्म में, बाइंडिंग फॉर्म में होता है प्रेजेंट यूरिया? तो नाइट्रेट फॉर्म, अमोनिकल फॉर्म, नाइट्रेट एंड अमोनिकल फॉर्म, अमाइड फॉर्म या फिर सारी ही फॉर्म में। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दिस इज द अमाइड। NH2CO NH2 इस फॉर्म में यूरिया होता है, तो ये कौन सा फॉर्म है? अमाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज, क्वेश्चन से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में स्टूडेंट्स ने बोला कि सर फिशरीज का डेटा जरूर डिस्कस कीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी जो रैंक है इंडिया की वो 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कंट्री और 4th लार्जेस्ट है एक्सपोर्टर में फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट की। हालांकि हमारी ग्रोथ काफी अच्छी है और आप सभी को पता है इसके लिए 2 मेजर स्कीम वर्क कर रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके, ये मेन मराइन फिशरीज प्रोडक्शन की स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन गुजरात में है, हमारी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन गुजरात में जो प्रोडक्शन है 6.88 लाख टन है। उसके अलावा वही स्टेट्स में मेराइन फिश प्रोडक्शन हो सकता है जो समुद्र के किनारे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो लगभग हर पार्ट में ही होता है कंट्री के, और जो उसमें लीडिंग स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। ये हमारा टोटल फिश प्रोडक्शन है जिसमें कि आंध्र प्रदेश लीड कर रहा है 42.19 से। और अगर मैरीन प्रोडक्शन में देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा गुजरात का है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश इज लीडिंग इन द फिशरीज प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स का है और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्जामिनेशन में आता है। FCI AG3 जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेज इन द रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस, उसमें क्या होता है? ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स ईच अदर एंड आल्सो ट्रांसमिशन। देखो एक तो क्या बोला गया, मूवमेंट, ट्रांसफर एंड मूवमेंट हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे की तरफ, साथ ही साथ ट्रांसमिशन हो रहा है जेनेटिक कंटेंट का बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर केवल बात यहीं तक होती तो ये बात होती केवल सिनेप्सिस की, तो जिसके लिए जाइगोटीन आंसर करेक्ट होता सिनेप्सिस के लिए, और क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या आंसर सही है? पैकाइटीन। तो इससे पहले सुपर सेशन में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको 160 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो को आप 2x में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेल स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स कैन बी डन, किस स्टेज में की जा सकती है? फुल शेप होता है, कंडेंसेशन, कॉइलिंग एंड थिकनिंग के बाद। तो ये करेक्ट स्टेज कौन सी है? मेटाफेज। ध्यान रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस बार IBPS AFO में पूछा गया था बट डिफरेंट तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? डैश इज वन ऑफ द 2 और मोर वर्जन ऑफ DNA सीक्वेंस, अ सिंगल बेस और अ सेगमेंट ऑफ बेस एट अ गिवन जीनोमिक लोकेशन। तो देखिए कितना स्पेसिफिक इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन और एलिल। तो ये क्या है? एलिल की बात की गई है। क्यों एलिल है? एलिल इज वन ऑफ द 2 और मोर वर्जन। जनरली 2 ही वर्जन होते हैं बट उससे ज्यादा कभी अगर मल्टीपल एलिलिज्म का केस है तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बट ये किसकी बात की गई है? एलिल की बात की गई है, जीन की बात नहीं की गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Then DNA is made up of following components. DNA किस कंपोनेंट से मिलके बनता है? तो DNA 3 कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस अगेन 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स। ओके, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। और यहाँ पे डीएनए जब पूछा गया था वो किससे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है? शुगर प्लस फास्फोरस प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, सो नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड्स होती हैं, और न्यूक्लियोसाइड्स में ही अगर आप फास्फोरस भी ऐड कर देंगे तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाती है। तो अगर कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी दिया जा सकता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरस, तो वो भी करेक्ट होगा, बट न्यूक्लियोटाइड्स प्लस फास्फोरस नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में ऑलरेडी फास्फोरस होता है।
Then next question is name the process of formation of seeds. बीज का बनना without the act of fertilization. बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एपोमिक्सिस कहेंगे. पार्थिनोकार्पी फिर कब कहेंगे? पार्थिनोकार्पी हम तब कहेंगे when the formation of fruit without the act of fertilization. जीनोगेमी क्या होता है? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा. हाइब्रिड कैन बी बेटर डिफाइंड एज. हाइब्रिड को कैसे डिफाइन करेंगे? हाइब्रिड क्या है? F1 जनरेशन. F1 जनरेशन किसकी है? दो इनब्रेड या फिर प्योर लाइंस की. हम अब ये मान लीजिए ये पेरेंट्स थे, जो F1 है वो कैसा होगा? ए बी. ये कैसा है? हेट्रोजाइगस कंडीशन. अगर बहुत स्पेसिफिकली आपको ऐसे समझना है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, इस ये क्या है? डोमिनेंट एलिल. ये कैसी? रिसेसिव एलिल. F1 क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये कैसी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस है ना. एक एलिल, दोनों दोनों एलिल प्रेजेंट है तो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है. हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है, बट कैसी है? होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब सारे प्लांट्स में यही जेनोटिपिक कंस्टिट्यूशन है. हेट्रोजाइगस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जाइगोट में दोनों डिफरेंट एलिल प्रेजेंट है. अगर दोनों सेम एलिल होती तो हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस. ये पेरेंट्स कैसे हैं? होमोजाइगस. और प्रोजेनी कैसी है? हेट्रोजाइगस. बट होमोजीनियस मतलब हर एक प्लांट में सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बार बार आए हुए हैं. आप इस टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं. कोई लिमिटेशन नहीं, कोई एंड नहीं है. आप सभी को पता है यहाँ पे क्रिप्को एफआरटी के जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे. साथ ही साथ आज आईबीपीएस एएफओ का ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी है. आप उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए. आपको 60 क्वेश्चंस वहां पे एग्रीकल्चर के करने को मिलेंगे. साथ ही साथ आपको अपनी ऑल इंडिया लेवल पे परफॉर्मेंस का पता भी चल जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.